तो जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है। डेबिट क्रेडिट का नियम जो होता है उसके पीछे कौन कौन सी विचारधाराएं काम करती है। ये जो आधुनिक विचारधारा है, मॉडर्न जो है, वो कौन बना है। आप लोग कैसे कोई क्वेश्चन पढ़ोगे तो कैसे समझोगे कि कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा। अब राम से माल खरीदा तो बताओ राम कौन है, पाने वाला है कि देने वाला है। अब माल बेचेंगे हम लोग नगद तो कैश हमारे पास आएगा कि जाएगा। किस पे ये नियम काम करेगा और किस पे ये नियम काम करेगा, तो उसका भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, नगद माल बेचा, किस पे इफेक्ट पड़ा। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। विजय सर आ गए आपके पास। आज हम लोग जो है एक ऐसी वीडियो में आए हैं जिसमें आपको 10 मिनट में आपको पूरी की पूरी जनरल एंट्री या बोलो किसी खाते को बनाना या फिर आपका जो है अकाउंटेंसी का सबसे बेसिक जो कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, ये सारी की सारी बातें आपको आज के इस वीडियो में फटाफट समझ में आ जाएगा। और इतने आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप किसी भी प्रकार का कैसा भी ट्रांजैक्शन हो, कैसे भी सौदे हो, उसे किसी खाते में लिखना हो या किसी जनरल एंट्री में लिखना हो, आप बड़ी आराम से उसको कर पाओगे, बहुत आराम से कर पाओगे। तो आज हम लोग जानेंगे एक अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम लोग लेखांकन के नियम कहते हैं, जो आप लोग क्लास 11th के तौर में पढ़ते होंगे। लेकिन ये क्लास 11th में पढ़ने के बावजूद भी, क्लास 12th में जाने के बाद भी बहुत से बच्चे इसको जो है अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो एकदम डिटेल के साथ इस वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और दूसरों को समझाइए भी, क्योंकि अब आप जो है इसमें मास्टर होने जा रहे हैं, है ना बात। तो हम लोग इसको डेबिट क्रेडिट के भी नियम कहते हैं, इस तौर पे भी इस चीज को पढ़ा जाता है। तो जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले जो है क्या होना चाहिए, उससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि ये डेबिट क्रेडिट का नियम जो होता है उसके पीछे कौन कौन सी विचारधाराएं काम करती है, कौन कौन सा उसका आधार है डेबिट क्रेडिट करने का, किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो, सब कुछ दुनिया में जितनी भी चीजें आविष्कार हुई हैं, जितनी भी चीजों की खोज हुई है, वो क्या होता था, पहले जो है वो नॉर्मल टाइप में खोज होता था, फिर धीरे 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 उसमें रिसर्च होते होते उस पर नए नए विचार, नए नए जो है थॉट्स बनते गए और चीजें डेवलप होती गई, है ना बात। आज की आधुनिक जो ऐसे दुनिया दिख रही है वैसे हमेशा से नहीं रही ना, धीरे धीरे करके विकास हुआ ना, नई नई चीजें आते गई ना, नई नई चीजें खोज होती गई ना। पहले के तौर पे बात करने के लिए टेलीफोन होता था, वायर से बातें चलती थी। अब जो है बात करने के मोबाइल है, बिना वायर के बात हो जा रहा है। तो बात तो कर रहे हैं लेकिन तरीका बदला ना। इसी तरह से क्या हुआ, तो ट्रेडिशनल हमारा जो टेलीफोन है उसको हम लोग कहेंगे ट्रेडिशनल जो है यूज, है ना बात। ट्रेडिशनल तरीके से पहले यूज किया जाता था और हमारा जो टेलीफोन है, मतलब मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, वो क्या है, वो मॉडर्न हो गया। तो सेम इसी तरीके से, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा जो अकाउंटिंग का ये जो नियम है ना बात, जिसे डेबिट क्रेडिट का नियम भी कहते हैं, ये भी हमारा दो तरीके का होता है। ठीक है, इसका भी दो आधार होता है। एक होता है हमारा जिसको हम लोग ट्रेडिशनल कहते हैं, यानी परंपरागत, बात समझे। एक हमारा होता है जिसे हम लोग ट्रेडिशनल कहते हैं, यानी परंपरागत विचार। और दूसरा हमारा जो होता है, ठीक है, दूसरा हमारा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न यानी हमारा आधुनिक। ठीक है, आधुनिक। तो ये दो प्रकार के यहां पर भी नियम कानून है। आप दोनों में से किसी को भी यूज करो, आप आराम से जनरल एंट्री खाते बना लोगे। ठीक है, आराम से कर लोगे। लेकिन आप लोग लड़के कौन से आधुनिक युग के हैं, तो मॉडर्न है, तो मॉडर्न चीजें आप लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा पसंद आएगा। और सच बता रहे हैं, मॉडर्न से करना जो है ज्यादा इजी हो जाता है, ज्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में क्लास 11 में आपको ट्रेडिशनल तरीके को ही बार बार कराया जाता है, ट्रेडिशनल तरीके से ही बार बार पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन अब जब ट्रेडिशनल और मॉडर्न की बात किया जाए तो एक बात आप लोग आज यहां पे जान लो, जानते हो क्या, जो भी पुरानी चीजें हुई, पहले की जो भी चीजें खोजी गई, पहले की जो भी चीजें आई, वो सारे के सारे खोज स्टार्टिंग में आप देखोगे ना 1850 तक जितनी भी चीजें खोजी गई थी, 1850 के आसपास तक जितनी भी चीजें हुई, जो भी चीजें बनी, वो सारे के सारे यूरोप में हुई। क्योंकि उस समय विश्व की जो महासत्ता था, जो ताकत था विश्व का, सबसे सुपर पावर जो था, वो कौन था, यूरोप कॉन्टिनेंट था। खासकर इंग्लैंड का एरिया, ब्रिटेन का एरिया, है ना बात, इस एरिया को, बात समझे। तो इसीलिए ज्यादातर खोज, ज्यादातर आविष्कारक आपको वही मिलेंगे, वैसे ही अंग्रेज। लेकिन फिर क्या हुआ, 1850 के बाद की जितनी भी चीजें हैं, या 1900 के आसपास के, या उसके बाद की जितनी भी चीजें हैं, वहां पर अगर खोज की बात किया जाए तो सारे के सारे बड़ी बड़ी चीजें आपको कहां मिलेगी, अमेरिका में मिलेगी। ठीक है, अमेरिका में मिलेगी। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, विश्व सत्ता चेंज हुआ और अब ब्रिटेन ना विश्व सत्ता होते हुए अमेरिका विश्व सत्ता बन गया। सुपर पावर अमेरिका है, आज भी अमेरिका है। बात समझ में आ रहा है। तो यही चीज है। तो इसी तरह से आप यहां भी जान लो कि जो हमारा ट्रेडिशनल थॉट है, ठीक है, जो हमारा परंपरागत विचारधारा है, परंपरागत आधार है, इसे इसलिए क्या कहा जाता है, इसे इसलिए अंग्रेजी विचारधारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अंग्रेजी विचारधारा भी कहा जाता है। अंग्रेजों के द्वारा, जो अंग्रेज पूरे विश्व को गुलाम बनाया था ना, वही बात है। क्योंकि उस समय इनके पास विश्व शक्ति थी। ठीक है, तो ये थॉट्स किसने प्रेजेंट किया, अंग्रेजी विचारधारा इसको कहते हैं, अंग्रेजों के द्वारा आया। और उसके बाद जो आधुनिक विचारधारा है, ये जो आधुनिक विचारधारा है, मॉडर्न जो है, वो कौन बनाया, तो वो बनाया अमेरिका ने। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, चीजें बदला, तो अमेरिका अब विश्व शक्ति है, तो अब ज्यादातर चीजें आपको अमेरिका से ही मिलेगा। ठीक बात समझे।
तो ये दो प्रकार के विचारधाराओं से हमारा जो है पूरा का पूरा डेबिट क्रेडिट के नियम लगते हैं। लेकिन हम लोग इतनी बातें ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं नियम के ऊपर कि कैसे नियम है। आप लोग कैसे कोई क्वेश्चन पढ़ोगे तो कैसे समझोगे कि कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा। ठीक है, तो चलो नियम के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला नियम है जिसे हम लोग परंपरागत या फिर अंग्रेजी पद्धति कहते हैं। हमने बोला ना परंपरागत या अंग्रेजी पद्धति कहते हैं। इसी पद्धति के अनुसार जब पूछा जाता है खाते कितने प्रकार के होते हैं, एमसीक्यू में पूछा जाता है, टीचर जब पूछते हैं खाते कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग इसी पद्धति के हिसाब से बताते हो क्या खाते 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, खाते कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है जिसे हम लोग व्यक्तिगत खाता कहते हैं, यानी पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट की बात हुआ तो देखो खाता जब पहचानोगे तभी तो जाके रूल्स रेगुलेशन लगाओगे। बात समझे? जब तक खाते की पहचान नहीं होगा तो रूल्स रेगुलेशन कैसे लगे भाई? तो पहले खाता की पहचान होनी चाहिए। तो खाते की पहचान की अगर हम लोग बात करें तो पर्सनल अकाउंट का सिंपल सा पहचान है नाम। किसी का भी नाम होगा तो समझ लो क्या होगा, वो पर्सनल अकाउंट होगा। किसी भी चीज का नाम, किसी संस्था का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी व्यापार का नाम होगा, किसी भी चीज का नाम है तो नाम से रिलेटेड जो खाते होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे पर्सनल अकाउंट। साथ ही साथ इसके साथ साथ एक हमारा पर्सनल अकाउंट का एक रूल, एक टाइप होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहते हैं। वो क्या होता है ना, वो ऐसे खाते हैं जो व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को रिप्रेजेंट करता है। वो खाता ऐसा है जो व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो उसे आप लोग जो है कैसे समझोगे, तो उसमें क्या क्या चीजें आता है याद रखना। तो पर्सनल अकाउंट में है कैपिटल, कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट है। कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव वाला। क्यों? क्योंकि कैपिटल क्या होता है? मालिक को रिप्रेजेंट करता है कि मालिक ने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में। ठीक है, तो मालिक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग भी क्या होता है? ड्राइंग भी मालिक को रिप्रेजेंट करता है कि मालिक ने जो है बिजनेस से पैसा निकाला हुआ है। बात समझे? तो ड्राइंग्स भी हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला हुआ है, आहरण किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना, इसके अलावा कोई भी नॉमिनल अकाउंट वाला पार्ट होगा, यानी कोई भी व्यय और कोई भी आय। ठीक है, कोई भी व्यय और कोई भी आय के साथ यदि आगे या पीछे कुछ भी जुड़ जाता है, ध्यान रखना, कोई भी आय और कोई भी व्यय के साथ आगे या पीछे कुछ भी जुड़ जाता है तो समझ लेना पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, तो आय व्यय के साथ यहां पर समझ लेना, आय व्यय के साथ आगे या पीछे कुछ लिखा हो, आगे या पीछे कुछ लिखा हो। अब इसका मतलब क्या? एग्जांपल समझो। ठीक है, लिखा हो, एग्जांपल समझ लो। जैसे अदत्त व्यय, व्यय है अदत्त लग गया। पूर्वदत्त व्यय, व्यय है पूर्वदत्त लग गया। उपार्जित आय, आय है उपार्जित लग गया। अनुपार्जित आय, आय है अनुपार्जित लग गया। ठीक है, अग्रिम आय, बकाया आय। ठीक है, अग्रिम व्यय, बकाया व्यय। इस प्रकार की कोई भी अगर बात है, व्यय देना शेष है, आय देना शेष है, आय मिलना शेष है, इस प्रकार की कुछ भी बातें होंगी जो आय और व्यय के साथ, आय व्यय जैसे आपका सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, वेतन हो गया, जिसको वेतन, सैलरी को वेतन कहेंगे, वेजेस को हम लोग मजदूरी कहेंगे, ये सारी जो टर्म्स हैं ये सारी आय व्यय हैं। अब इनमें क्या है, इन्हीं में अगर आगे पीछे इस तरह की बातें जुड़ती है तो समझ लेना वो भी पर्सनल अकाउंट होगा। अब पर्सनल अकाउंट आपको पहचान समझ में आ गया कि इन सब चीजों से पर्सनल अकाउंट की पहचान हो गया। लेकिन जब पहचान हो गया तो भाई रूल क्या होगा पर्सनल अकाउंट का, नियम कौन सा काम करेगा? तो पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो व्यक्ति या व्यक्ति का समूह क्या करेगा? या तो वो कुछ पाएगा या तो कुछ देगा। व्यक्ति यही काम करता है सौदे में। सौदे में व्यक्ति का रोल क्या है? कोई भी सौदा हो रहा है, व्यवसाय हो रहा है, इसमें व्यक्ति का रोल क्या है? वो तो या तो कुछ पाएगा या तो कुछ देगा। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से जो पाने वाला होगा उसे क्या करते हैं? उसे हम लोग डेबिट करते हैं। खाते में जब भी कोई पाने वाला होगा तो उसे डेबिट करेंगे। जैसे मान लो राम से माल खरीदा, राम से माल खरीदा। अब राम से माल खरीदा तो बताओ राम कौन है? पाने वाला है कि देने वाला है? राम से माल खरीदा उधार में, ठीक है, राम से उधार माल खरीदा, क्या होगा? राम पाने वाला कि देने वाला है? तो देखो राम जो है वो माल देने वाला है, तो इसलिए राम देने वाला है तो देने वाला क्या होगा? डेबिट, क्रेडिट होगा। बात समझे? पाने वाला डेबिट होगा, देने वाला क्रेडिट होगा। तो देने वाला का एग्जांपल हो गया राम से उधार माल खरीदा। लेकिन अगर यही हो जाता है कि श्याम को उधार माल बेचा, श्याम को उधार माल बेचा, तो श्याम कौन हो जाएगा? श्याम माल पाने वाला हो जाएगा, तो श्याम डेबिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही आपको नियम समझना है कि पाने वाला डेबिट होगा, देने वाला क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मान लो जो है नीरज को वेतन दिया, ठीक है, तो नीरज को वेतन तो वही हो गया, नीरज को जो है भुगतान किया, मान लो नीरज को 5,000 का भुगतान किया, ये हो गया। ठीक है, अगर ये आ गया कि नीरज को 5,000 का भुगतान किया तो फिर क्या हो जाएगा भाई? नीरज जो है भुगतान पाने वाला हो जाएगा ना, नीरज जो है भुगतान पाने वाला हो जाएगा, तो नीरज क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात? ऐसी करके आपको सोचना है, समझना है कि कौन पाने वाला है कौन देने वाला है। तो इसमें पाने वाला देने वाले के हिसाब से नियम लगता है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग किसके? वास्तविक खाता का।
वास्तविक खाता देखो क्या होता है, वास्तविक खाता का पहचान क्या होता है, इसे रियल अकाउंट कहते हो। तो इसका पहचान बड़ा सिंपल है, समझ लेना कि वास्तविक खाता वो सभी खातों को कहेंगे जो एसेट्स होगा, ठीक है, एसेट्स होगा तो वो वास्तविक खाता है। कोई भी एसेट्स, चाहे वो करेंट एसेट्स हो चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, स्थायी संपत्ति या चालू संपत्ति, कोई भी संपत्ति होगा तो संपत्ति है तो वो कौन सा खाता हो जाएगा, वो आपका रियल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। और रियल अकाउंट में संपत्तियां हैं तो संपत्ति या तो आपके बिजनेस में आएगी या तो संपत्ति आपके बिजनेस से जाएगी, ठीक बात। तो इसी वजह से यहां पे नियम क्या होता है कि आने वाली संपत्ति जो होता है उसे डेबिट कर देते हैं और जाने वाली संपत्ति जो होता है उसे क्रेडिट कर देते हैं। जैसे जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे वहीं पे हमने नीरज को भुगतान किया था तो नीरज तो पाने वाला था तो नीरज डेबिट हुआ था, लेकिन जो भुगतान किए थे वो रोकड़ का भुगतान किए थे और रोकड़ हमारा संपत्ति होता है, तो रोकड़ हमारे पास से जाने वाला था तो रोकड़ क्या होता, क्रेडिट हो जाता, समझे। तो इसी तरह से हम लोग जब ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं तो दिमाग में तुरंत देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ठीक है, कौन पा रहा है कौन दे रहा है। और इसके बाद लास्ट हमारा जो है था उसे हम लोग कहते हैं नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाता। अब इन नॉमिनल अकाउंट का पहचान देखो क्या है, नॉमिनल अकाउंट का पहचान है सारी की सारी चीजें जो इनमें नहीं आता है। मतलब क्या, मतलब हमारा जो है कोई भी एक्सपेंस है यानी खर्चे, एक्सपेंसेस, ठीक है, कोई भी लॉसेस है, कोई भी हानियां, वो भी इसके अंदर आएगा, कोई भी इनकम है यानी आय, ठीक है, कोई भी इनकम हो यानी आय हो, या फिर कोई आपका जो है गेन हो जिसको हम लोग या फिर प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारा इसके श्रेणी में आएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। व्यय हो गया, हानि हो गया, आय हो गया, लाभ हो गया, आगम हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसके श्रेणी में आएगा। अब ये कौन कौन सी चीजें, इसमें कौन सा नियम है, तो इसी के हिसाब से यहां पे नियम है। नियम क्या कहता है कि जो भी व्यय और हानि होगा, याद रखना, जो भी व्यय और हानि होगा उसे डेबिट करेंगे। जैसे वेतन दिया तो वेतन क्या है, वेतन देना आपके लिए खर्चा है तो वेतन डेबिट होगा। मजदूरी दिया, मजदूरी आपके लिए खर्चा है तो मजदूरी डेबिट हो जाएगा, समझे बात। और उसके बाद जो है आय तथा लाभ को जो है क्रेडिट करेंगे। जैसे देखो कमीशन मिला, कमीशन मिल रहा है, कमीशन आपके लिए आय हो गया तो क्रेडिट करेंगे। ब्याज मिला, ब्याज आपके लिए मिल रहा है, आय हो गया तो ब्याज को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग खाते का नियम लगाते हैं। बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारा परंपरागत पद्धति और बहुत ज्यादा इसी पे ज्यादा ध्यान देकर के सबको पढ़ाया जाता है, इसी के हिसाब से जनरल एंट्री किया जाता है। तो आई थिंक सारी बातें समझ में आएगा। तो देखो इसी तरह से आपको पहचान याद करना है, नियम याद करना है, पहचान याद करना, नियम याद करना, पहचान याद करना, नियम याद करना। ये काम कर लिया ना तो सौदे पढ़ो, उसमें खातों का पहचान करो। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझो, ठीक है, क्या हुआ, नगद माल बेचा, एक हमने ट्रांजेक्शन बोला, नगद माल बेचा। अब जैसे ही आप ये ट्रांजैक्शन पढ़ते हो तो पहला दिमाग किस पे जाना चाहिए, सबसे पहला दिमाग जाना चाहिए कि कौन कौन से खाते पे इफेक्ट पड़ा, कौन कौन से खाते पे। तो नगद माल बेचा, एक नगद पे पड़ा, दूसरा माल पे पड़ा, ठीक है, नगद पे पड़ा, माल पे पड़ा। अब जो माल है ना, माल का जो है दो प्रकार से ट्रांजैक्शन होता है, मतलब उसका दो प्रकार से उसका नियम लगता है। एक, अगर माल को देखोगे तो माल संपत्ति है तो संपत्ति का नियम यानी रियल अकाउंट का नियम भी लगा के उस पर सॉल्व कर सकते हो। दूसरा जो माल है वो आपका अगर बेचा जाए तो आय की तरह हो जाता है और खरीदा जाए तो व्यय की तरह हो जाता है। भाई माल खरीदेंगे तो व्यय हो गया, अब माल बेच रहे तो आय हो गया। तो वहां पर आय और व्यय वाला यानी नॉमिनल अकाउंट का भी रूल लग सकता है। क्रय को हम लोग व्यय की तरह मान लेते हैं और बेचने यानी सेल्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, आय की तरह मान लेते हैं। तो भी नियम लग सकता है, दोनों लग सकता है, दोनों के हिसाब से समझ सकते हो। तो हमने बोला नगद माल बेचा, तो जैसे ही नगद माल बेचा, एक नगद पे यानी कैश पे पड़ा, एक माल पे पड़ा। हम कैश देखा जाए तो कैश कौन सा अकाउंट है, कैश हमारा जो है संपत्ति है, संपत्ति है तो रियल अकाउंट है, समझे बात। तो तुरंत उसमें रियल अकाउंट का नियम समझाओ। अब माल बेचेंगे हम लोग नगद तो कैश हमारे पास आएगा कि जाएगा, रियल अकाउंट में यही दिखाना जाता है, आने वाली संपत्ति जाने वाली संपत्ति। तो माल बेचते हमारे पास कैश आएगा, तुरंत कैश को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और माल बेचेंगे तो हमारा माल क्या होगा, आएगा कि जाएगा, तो माल हमारे पास से जाएगा, अगर उसे संपत्ति मानेंगे तो जाने वाली संपत्ति क्रेडिट होगा। और माल बेचना वो आय भी होता है तो उस हिसाब से भी, आय के हिसाब से भी उसे क्रेडिट करेंगे। तो दोनों नियम इस पे लग सकता है, ठीक बात, क्लियर हो गया, समझ में आया। तो अब जब भी आप लोग जनरल एंट्री करना है तो ट्रांजैक्शन को इसी तरह से सोच के लगाना, अगर ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हो। दूसरा हमारा जो परंपरा है, जो पद्धति है, उसे हम लोग कहते हैं आधुनिक पद्धति या फिर अमेरिकन पद्धति, ठीक है। आधुनिक पद्धति और अमेरिकन पद्धति की जब बात करते हैं ना तो ये आपको जो है इस प्रकार से, इसमें 5 खाते मिलते हैं। कितने, 5 खाते। बात समझ में आया। आधुनिक पद्धति की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें टोटल कितने खाते मिलते हैं, 5 खाते मिलते हैं भाई, ठीक। अब इस 5 खातों में कौन कौन से खाते में किस तरह से नियम लगेगा, तो देखो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, हम आपको थोड़ा सा अलग वे में बताएंगे इस चीज को। किताब में थोड़ी सी अलग वे में मिलेगा, हम आपको थोड़ा सा और आसान, थोड़ा और अच्छे तरीके से बताएंगे, समझे बात। ध्यान रखना, जो हमारा ये 5 खाते हैं, इन खातों का पहले नाम देखो। पहला खाता जिसको हम लोग पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट कहते हैं। दूसरा खाता जिसको हम लोग संपत्ति खाता यानी एसेट्स अकाउंट कहते हैं। तीसरा खाता जिसे दायित्व खाता यानी लायबिलिटीज अकाउंट कहते हैं।
चौथा खाता जिसे आय एवं लाभ, ठीक है, इसको आगम एवं लाभ भी कहते हैं, तो इनकम एंड प्रॉफिट बोल सकते हो, या फिर इनकम की जगह रेवेन्यू भी वर्ड यूज कर सकते हो, रेवेन्यू एंड गेन, ठीक है, रेवेन्यू एंड गेन ये भी आप यूज कर सकते हो, प्रॉफिट के लिए गेन वर्ड भी यूज करते हो, ठीक है, तो ये भी बात इसमें बोला जा सकता है। बात समझ में आया। और फिर उसके बाद अगला खाता जो है व्यय तथा हानि खाता यानी एक्सपेंस एंड लॉस खाता। तो इस हिसाब से आपको टोटल कितने खाते होंगे, ये 5 खाते मिल गए, ठीक है, नाम याद हो जाएगा खाता का। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद करना है कि इनके शेष याद करना है, बैलेंस। ये आपको ना ट्रायल बैलेंस जब पढ़ोगे वहां पे भी काम करेगा। बैलेंस शेष याद करना है कि किस खाते का क्या बैलेंस होता है, समझे। शेष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। तो आपको ये याद कर लेना कि किस खाते का क्या बैलेंस होता है। संपत्ति पहचानी लोगे, जानते हो क्या होता है, ठीक है। दायित्व तो आपको पता ही है क्या होता है, जिस चीज को देना वगैरह है, ठीक है, किसी भी चीज को चुकाना है, किसी भी चीज को देना, वो दायित्व हो जाता है, ठीक बात, देना बाकी होता है जिसमें। और उसके बाद जो है आपका पूंजी आपको पता ही है। अच्छा, पूंजी में एक बात और याद रखना कि पूंजी खाते में हमारा ड्राइंग भी आता है, ड्राइंग, क्योंकि पूंजी खाता जानते हो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ना, स्वामी के खाते को। तो स्वामी से रिलेटेड जो जो बातें हैं वो सब पूंजी खाते में आएगा। और आपने अकाउंटिंग इक्वेशन अगर पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको याद होगा कि ड्राइंग जो है पूंजी में से क्या होता है, माइनस होता है, घटता है पूंजी उससे, है ना बात। तो उस तरीके से भी आप याद रखना कि पूंजी खाते में ड्राइंग पे आएगा, ठीक बात। तो पूंजी आप जानते हो, दायित्व जानते हो, संपत्ति जानते हो, आय लाभ जानते हो, और व्यय तथा हानि, ये सारी चीजों को आप लोग पहचानते तो हो गई, ये बात समझ में आ गया। अब नियम कैसे लेगा, तो हमने क्या बोला, इनके बैलेंस याद करो, शेष, सबके शेष याद कर लो। तो याद रखिएगा कि जो पूंजी है उसका बैलेंस क्या होता है, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। पूंजी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लेना, ये जीवन भर काम करेगा। अगर आप हमसे पढ़ते रहोगे ना, आप देखना हम बार बार बैलेंस बता बता के ही रूल्स लगाए आएंगे, और बड़ी इजी हो जाता है, ठीक है। इससे आपके कई चीजें तैयार होगा, एक तो खातों के बैलेंस भी पता चलेगा, ट्रायल बैलेंस बनाने में भी हेल्प करेगा, और इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी खाता बनाना, कोई भी जनरल एंट्री करना, बड़ी आराम से आप कर लोगे। तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। इस तरह से आपको शेष सबका याद होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी पूंजी होगा उसका बैलेंस डेबिट होगा, सॉरी पूंजी होगा तो उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा पूंजी का, ठीक है। फिर उसके बाद संपत्ति की बात किया जाए, संपत्ति का बैलेंस क्या होगा, तो संपत्ति का बैलेंस डेबिट होगा। याद रखना, जितनी भी संपत्तियां हैं सभी संपत्तियों का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। कोई भी संपत्ति डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। फिर दायित्व की बात कर ले, जो भी दायित्व हैं, जितने भी दायित्व हैं, उन सबका बैलेंस क्या है, उन सबका बैलेंस क्रेडिट है। जितने भी दायित्व हैं, जो जो दायित्व हैं, सबका बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, ठीक है। और फिर अगर हम लोग इसकी बात करें, अपना आय एवं लाभ का बात करें, तो आय एवं लाभ जो है ना, उसका बैलेंस क्या होता है, उसका बैलेंस भी क्रेडिट होता है, ठीक है। इसका भी बैलेंस क्रेडिट है। और फिर हम लोग बात करें व्यय तथा हानि की बात करें, तो व्यय और हानि का बैलेंस क्या है, व्यय और हानि का बैलेंस डेबिट है, ठीक बात। तो ये आपको मिल गया क्या, किसका क्रेडिट किसका डेबिट है। अब देखो भाई, ठीक है, अब ये बात जान लो। तो अब हम लोग इसको जो है थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं, अलग अलग लिख देते हैं, किसका बैलेंस डेबिट है, किसका बैलेंस क्रेडिट है। तो हम लोग अगर देखें डेबिट बैलेंस वाले, तो डेबिट बैलेंस वाले दो चीज दिख रहे हैं, कौन कौन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है एसेट्स, डेबिट बैलेंस एक एसेट्स का है, और दूसरा किसका है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का है, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का है। ये डेबिट बैलेंस वाले दो है, डेबिट बैलेंस वाले दो दिख रहे हैं, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस वाले कौन दिख रहे हैं, तो क्रेडिट बैलेंस वाले 3 दिख रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस वाले 3 दिख रहे हैं। कौन दिख रहा है, एक दिख रहा है कैपिटल, दूसरा दिख रहा है लायबिलिटीज, और तीसरा दिख रहा है रेवेन्यू एंड गेन, ठीक है। तो ये हमारे यहां पे दिख रहा है, ये 3 चीजें हमें दिख रहा है। अब रूल यही काम करता है, देखो नियम बड़ा आसान है। नियम आप समझना कि जब भी जिसका बैलेंस डेबिट है, याद रखना डेबिट बैलेंस है तो बढ़ेगा, ठीक है, अगर बढ़ता है उसमें वृद्धि होता है, यानी एसेट्स आपके पास है, अगर उस एसेट्स में कोई वृद्धि होती है, वो बढ़ता है तो क्या होगा, बढ़ेगा तो बैलेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी डेबिट है तो डेबिट ही होगा। और अगर घटेगा तो बैलेंस के ऑपोजिट चलेगा, यानी डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये नियम जो है ना इन दोनों पे काम करेगा। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस और लॉसेस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, दोनों पे यही नियम लगेगा, ठीक बात। और अगर इधर आ जाए हम लोग, तो इन सब में क्रेडिट है, यहां भी सिमिलर ही नियम है। अगर बढ़ेगा तो बैलेंस के अकॉर्डिंग, यानी बढ़ेगा तो क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस है ना, बढ़ेगा तो क्रेडिट। और यदि घटेगा तो क्या करना है, घटेगा तो डेबिट होगा। बात समझे, घटेगा तो डेबिट हो जाएगा, यानी बैलेंस के ऑपोजिट, बढ़ने पे बैलेंस के अकॉर्डिंग, घटने पे बैलेंस के ऑपोजिट। किसमें किसमें ये नियम काम करेगा, तो कैपिटल पे करेगा, लायबिलिटीज पे करेगा, रेवेन्यू पे करेगा। अगर आपको याद रखना है कि किस पे ये नियम काम करेगा और किस पे ये नियम काम करेगा, तो उसका भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, आप समझो, सीधी सी बात है, क्या समझ सकते हो इसमें, ये देख लो, सी फॉर आप जानते हो ना, सी फॉर क्रेडिट होता है, सी फॉर क्रेडिट होता है, आप इससे समझ सकते हो। तो सी लेटर से आपको क्रेडिट समझ में आ रहा है, और यही सी जो है ना, यही सी जो है सी फॉर क्लियर भी होता है, सी फॉर जो है क्लियर भी होता है, बोलो
समझ रहे हो ना? सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्लियर। और इस क्लियर को शॉर्टकट में अगर बोला जाए तो क्लियर को शॉर्टकट में हम लोग CLR भी कहते हैं। अगर आपने एटीएम यूज किया होगा, एटीएम मशीन, तो उसमें क्लियर वाले बटन पे CLR लिखा रहता है ना, जिसको हम लोग 25 बार प्रेस करके आ जाते हैं। विश्वास नहीं रहता हम लोगों को कि हमारा ट्रांजेक्शन दोबारा कोई ना कर ले। करते हो कि नहीं? जाते हो एटीएम से स्वाइप करते हो, पैसा निकालते हो, फिर कई बार उसको दबाते रहो, तो है ना बात, होम स्क्रीन पे आने के लिए। तो वहां पर भी CLR लिखा है, तो क्लियर का शॉर्टकट CLR है। ठीक है, अब यही CLR देखो आपको यहां पे दिख रहा है कि नहीं? C फॉर कैपिटल, ठीक है, L फॉर लाइबिलिटीज, R फॉर रेवेन्यू। ठीक है, समझे? तो CLR पे क्रेडिट वाला रूल लगेगा। क्रेडिट वाला रूल आपको पता है कि बढ़ेगा तो सेम टू सेम, घटेगा तो अपोजिट। बाकी दोनों जो बचा यानी एसेट्स और एक्सपेंसेस, उन पे क्या होगा? डेबिट वाला रूल लगेगा। डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। ठीक, तो नियम आपको याद हो जाएगा, खाता भी पहचान आपको आराम से हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, इस पे एक बार विचार कर लेते हैं। जैसे सेम ट्रांजेक्शन अगर हम लोग बोले कि नगद माल बेचा, नगद माल बेचा, किस पे इफेक्ट पड़ा? एक नगद पे पड़ा, दूसरा माल पे पड़ा। नगद आपका क्या? संपत्ति है, और माल भी आपका संपत्ति है। नगद संपत्ति है, माल संपत्ति है। तो नगद हमारा यदि संपत्ति है तो डेबिट वाला रूल लगेगा, और माल भी संपत्ति है तो डेबिट वाला रूल लगेगा। यानी यही रूल लगेगा, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अब नगद माल बेचने पे आपका बताओ नगद बढ़ेगा कि घटेगा? तो जैसे ही माल बेचा, पैसा आया, यानी हमारा कैश बढ़ गया। बेचने पे हमारे पास पैसा आएगा यानी कैश बढ़ जाएगा, तो इसलिए कैश अकाउंट को हम लोग करेंगे डेबिट। और माल यदि बेचेंगे तो हमारा माल बढ़ेगा कि घटेगा? भाई जिस चीज को बेच देंगे वो तो हमारा चला गया ना, चला गया यानी माल हमारा कम हो गया। माल कम हो गया तो माल को हम लोग क्रेडिट करेंगे, इसलिए टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक बात? तो इस प्रकार से आप क्या करना है, ये सारा का सारा रूल्स रेगुलेशन याद करो। उम्मीद करते हैं सबको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। ये ट्रिक्स वगैरह भी हमने आपको बता दिया, बढ़िया से देखो, बढ़िया समझो, आराम से सारे के सारे क्वेश्चन जनरल एंट्री जब सॉल्व करो आप लोग। अभी आपके ज्यादातर बच्चे जनरल एंट्री पढ़ रहे होंगे, ठीक है? अब इस नियम को समझने के बाद आप जनरल एंट्री लगा के देखो, लगा के देखो, आप देखना कितना आराम से आप डेबिट और क्रेडिट कर लोगे। और फिर उसके बाद कमेंट जरूर करना, है ना बात? कमेंट जरूर करना, बताना कि इस नियम को पढ़ने के बाद आपको कितना अच्छा लगा, आप जनरल एंट्री कितने आराम से कर पा रहे हो। सारे इलस्ट्रेशन देखो जनरल एंट्री के, देखो कितने आराम से उस बात को आप समझ पाते हो। ठीक है, करने का तरीका क्या है? पहले उन खातों को ढूंढना पड़ेगा जिसपे प्रभाव पड़ रहा है, फिर उन खातों को चुनना पड़ेगा कि वो खाते इनमें से किसमें, इस पांचों में से किसमें आते हैं, और फिर जिसमें आते हैं उसका रूल उसमें लगा दो। लगा दिया, डेबिट क्रेडिट पता चल गया। ठीक है, तो चलो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो देखो वैसे तो ये वीडियो 10 मिनट का होना चाहिए था, लेकिन हमने आपको थोड़ा डीप में जाकर के पढ़ाया, और आपको ये बातें एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाएगी कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा। तो आई थिंक सभी आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।